कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन व्यक्ति विदेश में रह रहा है, खासकर अमेरिका या दूसरे देशों में, तो क्या वो वहीं से ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है या इसके लिए भारत आना जरूरी होता है। बहुत से लोगों को ये भी क्लियर नहीं होता कि ओसीआई आखिर में है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है और अगर एप्लीकेशन फॉरेन कंट्री से दी जाए तो प्रोसेस कैसे चलता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ओसीआई कार्ड क्या है, फॉरेन कंट्री से अप्लाई करने के लीगल रूल्स क्या कहते हैं, किन लोगों को एलिजिबिलिटी मिलती है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है और इंडियंस या फिर इंडियन ऑरिजिन लोगों को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। देखिए, ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक स्पेशल इमिग्रेशन स्टेटस है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन सिटीजन्स के लिए बनाया है, जिसका ओरिजिन भारत से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर मैनेज किया जाता है। ये एक्चुअली डुअल सिटीजनशिप नहीं है बल्कि एक लाइफ लॉन्ग वीजा फैसिलिटी है जो एलिजिबल फॉरेन नेशनल्स को भारत में ट्रैवल, स्टे और कई सुविधाओं का एक्सेस देती है। इसलिए ओसीआई को लेकर सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल यही है कि सिटीजनशिप नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वीजा स्टेटस है। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ओसीआई के लिए एप्लीकेशन भारत के अंदर से भी दी जा सकती है और फॉरेन कंट्री से भी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका, कनाडा, यूके किसी भी दूसरे देश में रह रहा है तो उसे भारत आने की जरूरत नहीं है। वो अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जनरली इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन ऑरिजिन व्यक्ति यूएस में रहता है तो उसकी एप्लीकेशन वहां की इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट के जुरिडिक्शन में प्रोसेस होती है। ओसीआई के लिए एलिजिबिलिटी रूल्स भी काफी क्लियरली डिफाइंड है। गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार फॉरेन नेशनल्स ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कभी भारत के सिटीजन रहे हों या जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में बॉर्न हुए हैं। इसके अलावा ऐसे फॉरेन सिटीजन्स भी एलिजिबल होते हैं जिनकी शादी किसी इंडियन ऑरिजिन या ओसीआई कार्ड होल्डर से हुई हो और मैरिज कम से कम 2 साल से वैलिड हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन भी है। अगर किसी व्यक्ति या उसके एंसेस्टर्स की नेशनैलिटी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश रही है तो उन्हें ओसीआई एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। गवर्नमेंट ने ओसीआई के लिए पूरी एप्लीकेशन सिस्टम को लार्जली ऑनलाइन कर दिया है। एप्लीकेंट को सबसे पहले ऑफिशियल ओसीआई पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है, पासपोर्ट डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन और इंडियन ऑरिजिन प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर लोकल इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट करना होता है। कई केसेस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। एप्लीकेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। इनमें करंट फॉरेन पासपोर्ट, प्रीवियस इंडियन पासपोर्ट या इंडियन ऑरिजिन प्रूफ, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का इंडियन कनेक्शन प्रूफ और रीसेंट फोटोग्राफ शामिल होते हैं। अगर एप्लीकेशन मैरिज बेसिस पर है तो मैरिज सर्टिफिकेट और स्पाउस के सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स इसीलिए जरूरी होते हैं ताकि अथॉरिटीज वेरीफाई कर सके कि एप्लीकेंट वास्तव में ओसीआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ओसीआई कार्ड मिलने के बाद होल्डर को भारत में काफी सुविधाएं मिलती हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उन्हें लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें बार बार वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ओसीआई होल्डर्स भारत में किसी भी समय ट्रैवल कर सकते हैं और लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फाइनेंशियल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक फील्ड्स में कई राइट्स मिलते हैं जो ऑलमोस्ट नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी एनआरआई के बराबर होते हैं। हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी जिन्हें समझना जरूरी है। ओसीआई होल्डर्स भारत में वोटिंग राइट्स नहीं रखते, इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होता और गवर्नमेंट जॉब्स या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड परचेस करने की अनुमति भी नहीं होती। इसीलिए ओसीआई स्टेटस को फुल सिटीजनशिप समझना एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पर उन इंडियन से इंडियन ऑरिजिन फैमिलीज की बात करते हैं जो यूएस जैसे देशों में रहते हैं। उनके लिए ओसीआई की एप्लीकेशन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है क्योंकि वहां इंडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इस प्रोसेस को रेगुलरली हैंडल करते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट डिटेल्स, नेम, स्पेलिंग और बर्थ इंफॉर्मेशन में छोटी गलती भी प्रोसेसिंग डिले का कारण बन सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट सावधानी यह है कि ओसीआई एप्लीकेशन हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल और ऑथराइज्ड इंडियन एम्बेसी चैनल्स के थ्रू ही सबमिट करनी चाहिए।
कई बार प्राइवेट एजेंट्स या अनऑफिशियल वेबसाइट्स एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस कराने का दावा करते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको फाइनेंशियल रिस्क भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यूअल से जुड़ा रूल भी समझना जरूरी है। अगर किसी ओसीआई होल्डर का नया पासपोर्ट बनता है, खासकर जब वो 20 ईयर्स की एज से पहले या 50 ईयर्स के बाद पासपोर्ट रिन्यू करता है, तो उसे ओसीआई रिकॉर्ड्स अपडेट करवाने पड़ सकते हैं। ये रूल भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस का हिस्सा है और इसे फॉलो करना जरूरी होता है ताकि ट्रैवल के समय कोई भी इशू ना आए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी को ओसीआई के लिए अप्लाई करना है तो क्या वो इंडिया में रहकर ही अप्लाई कर सकता है या फॉरेन कंट्री में बैठकर भी, वहां रहकर भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई भी अगर डाउट है, कोई भी सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी जरूर पूछें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।